नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की मतगणना कृषि विश्वविद्यालय में सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई। कृषि विश्वविद्यालय के 8 कक्षों में मतगणना की व्यवस्था की गई और मतों की गिनती के लिए 550 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच डाक मतपत्रों की गिनती आरंभ हुई और उसके बाद ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की गई। जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना कृषि विश्वविद्यालय में सुबह 8 बजे से आरंभ हुई थी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई और उसके बाद ईवीएम के मतों की गणना की गई। कृषि विश्वविद्यालय के 8 कक्षों में मतगणना की व्यवस्था की गई और मतगणना के लिए 131 टेबलें लगाई गई एवं डाक मतपत्रों की गिनती 6 टेबलों पर हुई। वहीं वोटों की काउंटिंग के लिए 550 कर्मी एवं रिजर्व में भी कर्मचारी तैनात रहे। वहीं मतों की गणना उत्तर मध्य एवं सिहोरा विधानसभा में सर्वाधिक 18 राउंड में पूरी हुई, जबकि कैंट विधानसभा के वोटों की गिनती 14 राउंड में संपन्न हुई। इसके अलावा अन्य विधानसभाओं में 16 राउंडों में काउंटिंग की गई। लोकसभा चुनाव में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार आशीष दुबे ने 4,86,674 मतों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी को 7,90,133 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव को 3,03,459 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे की जीत से भाजपा खेमे में जश्न का माहौल रहा। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जबलपुर संसदीय सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। भाजपा के प्रत्याशी आशीष दुबे ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव को पराजित किया। बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे को 7,90,674 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को 3,03,459 वोट मिले। इस प्रकार 4,86,674 वोटों के भारी अंतर से भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की। आशीष दुबे ने जीत का श्रेय मतदाताओं और पार्टी के सदस्यों को दिया है। जबलपुर के मतदाताओं का आभार ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी आभार ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ताकत और उसके समर्पण भाव के काम के साथ ही इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, निश्चित रूप से उन सबके प्रति आभार। आशीष दुबे की जीत से भाजपा खेमे में जश्न का माहौल रहा। मतगणना स्थल पर बनाया गया मीडिया सेंटर बद इंतजामियों का शिकार रहा। पीने का ठंडा पानी उपलब्ध नहीं रहा और बिना पानी भरे कूलरों से निकलने वाली गर्म हवाओं के बीच मीडिया कर्मियों को बैठना पड़ा। वहीं विरोध करने पर व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की गई। मतगणना स्थल कृषि विश्वविद्यालय में बनाया गया मीडिया सेंटर पूरी तरह अव्यवस्थाओं का शिकार रहा। सेंटर में तैनात अधिकारियों के पास मतगणना के आंकड़ों की पूरी जानकारी तक ठीक नहीं रही। मीडिया सेंटर पर पीने का ठंडा पानी उपलब्ध नहीं रहा और कूलर बिना पानी का रखा रहा, जो धधकती हुई गर्म हवा फेंक रहा था। भीषण गर्मी के मौसम ने मीडिया कर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी। पानी की बात करें तो पानी अभी इस समय माहौल को देखते हुए जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से पानी ठंडे की व्यवस्था नहीं है। एवं कूलर तो लगाए गए हैं बहुत सारे, लेकिन कूलरों में पानी नहीं है, जिसकी वजह से गर्म पानी आ रहा है, गर्म हवा आ रही है और गर्म हवा की वजह से काफ़ी हम लोगों को डिहाइड्रेशन लग रहा है। कूलर तो लगे हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है, पानी ठंडा नहीं है, तो उस कारण गर्मी अत्यधिक होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही। प्रशासन को पानी की व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए। पीने वाला पानी में वो स्थिति है, गर्मी इतनी है लेकिन वही गर्म पानी है, बर्फ़ की व्यवस्था हो जाए ताकि ठंडा पानी प्राप्त हो। जहां मतगणना जारी है, चौथे और 5वें राउंड तक जो है मतगणना पहुंच चुकी है। अभी तक यहां जो रुझान नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ सेकंड राउंड के नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मीडिया सेंटर बनाया गया है यहाँ तमाम व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं लेकिन उनमें ज़्यादातर में पानी नहीं है। बाकी व्यवस्थाएँ भी यहाँ बहुत ही, पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक का खतरा बना हुआ है, लेकिन पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं नजर आ रही। गर्म पानी रखा हुआ है। वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इस बात से परेशान रहे कि उन्हें किसी भी राउंड की पूरी जानकारी मीडिया सेंटर से नहीं मिल रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव ने इस बात की शिकायत चुनाव पर्यवेक्षक प्रांजल यादव से भी की। किसी विधानसभा की पहले राउंड का गिनती आई नहीं है और तीसरे चौथे की आने लगी है।
दूसरे की आई नहीं है, चौथे की आने लगी है। ये है, अभी हमने स्पष्ट करके दिखाए हैं। तो ये तो अभी आप ही लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को कौन से राउंड वाइज राउंड कागज मिल गए? एक भी नहीं मिला है। आप सोचो कितने बज रहे हैं, 11 बज गए हैं। 11 बजने के बाद आप लोगों को एक भी राउंड के कागज ना मिलना, और जबकि 5-5 राउंड की घोषणा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी व्यवस्था जो है जब वो व्यवस्थित नहीं है। चुनाव पर्यवेक्षक प्रांजल यादव ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। उसके बाद व्यवस्थाओं में हल्का सुधार किया गया, लेकिन बद इंतजामिया चर्चा का विषय बनी रही। लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हुई। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए गए। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेराव बनाया गया और सिर्फ पासधारी लोगों को ही मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 8 बजे से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में मतगणना शुरू हुई। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए। यहां सुरक्षा के लिहाज से सशस्त्र बल और जिला पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया। मतगणना स्थल के सभी प्रवेश द्वारों से लेकर मतगणना कक्षों के बाहर और आसपास के इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था की गई। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की और अधिकारियों कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। सीएपीएफ का बल मिला है, वो भी लगा है, साथ में एसएएफ की कंपनीज लगी हैं और डीएफ का बल लगा है। टोटल बल यदि टोटल व्यवस्था में माने तो 550 से अधिक का बल यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआईज और सभी रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि काउंटिंग जो है पीसफुल है। अगर बाहर और अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह का घेरा है, आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? देखिए, सिक्योरिटी 3 pronged रहती है, जिसमें सीएपीएफ, एसएएफ और डीएफ का बल लगा रहता है। बाकी ये इंश्योर किया गया है कि जो काउंटिंग एजेंट्स हैं और जो कर्मचारी आज आ रहे हैं, सभी लोग अपने प्रॉपर जगह पार्किंग करें और आगे जो अंदर की व्यवस्था है उसमें सेक्टर वाइज डिवाइड करके अधिकारी जो है सुनिश्चित करा रहे हैं काउंटिंग। मतगणना स्थल पर सिर्फ पासधारी व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। साथ ही मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रतिबंधित रखा गया। आधारताल थाना क्षेत्र रामनगर इलाके में रहने वाले एक अधिवक्ता के घर बीती रात चोरों ने धावा बोला और लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खास बात ये रही कि वारदात के दौरान अधिवक्ता और उनका पूरा परिवार घर में सो रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आधारताल थाना क्षेत्र रामनगर में बीती रात चोरों ने एक अधिवक्ता के घर धावा बोलकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि जिस वक्त चोर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त अधिवक्ता अब्दुल मुनाफ खान और उनका पूरा परिवार घर में सो रहा था। चोरों ने घर के अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे कीमती गहने और कुछ नकदी चोरी कर लिए और दीवार कूदकर भाग खड़े हुए। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। अधिवक्ता अब्दुल मुनाफ खान ने शंका जाहिर की है कि चोरों ने बेहोशी या नशे की दवा मिलाकर इस घटना को अंजाम दिया है। चोर उनके घर से लाखों रुपए कीमत के जेवर चोरी करके ले गए हैं। करीब रात के टाइम देर रात को यहाँ पर कुछ चोर जैसे घुसने के बाद जो है हमारे सामने की लाकर तोड़ करके जेवर बहुत सारा था, बच्ची की शादी का, वो लेके चले गए और साथ में हमारा पैंट टंगा था वहाँ पर, उसमें से पर्स भी निकाल के लेके चले गए। 4-5 हज़ार उसमें रहा और 10 लाख का हमारा जेवर रहा, वो सारा साफ़ करके और वो दीवार से कूद के गए जिसके सीसीटीवी कैमरे फुटेज में उसका फ़ोटो आया है, आगे के कैमरे में से हमने कैच किया है और उसमें शायद ब्लैक कलर की कार भी नज़र आई है, वो यहाँ से चोरी करके ले गए हैं सर। लगभग कितने का सामान था? 10 लाख के समथिंग पूरा सामान था सर। घर पे हमारे सर हमारी बच्ची थी, ये दोनों मिसेस थी, हम थे। ये सोफे पे जो है एक बच्ची लेटी हुई थी, एक बच्ची हमारी छोटी वाली अंदर लेटी हुई थी। हम दोनों लोग यहाँ पड़े हुए थे। जब हम लोगों को ऐसा कुछ लगा, महसूस हुआ कि कुछ सन्नाटा टाइप का लगा सभी लोगों को, तो समझ में नहीं आया। और ये गेट हमारा अब बाहर का लग रहता है, यहाँ अंदर का जो है वो ये जो मच्छरदानी वाला गेट है ये खुला रहा। जब देखा तो वहाँ पूरा टाटा पड़ा और दीवार कूद के वहाँ से वो भागा। इस घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस कमला भी मौके पर पहुंचा था। पुलिस ने एफएसएल अधिकारियों की मदद भी ली और घटना की जांच की जा रही है। गौरीघाट में नर्मदा स्नान करने पहुंची 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें अपने चचेरे भाई और बहन के साथ गौरीघाट पहुंची थी और सिद्धघाट में नहाते समय ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।
आधारताल संजय नगर में रहने वाली दो सगी बहनों 22 वर्षीय सिमरन चौधरी और 16 वर्षीय रिया चौधरी की नर्मदा स्नान करते वक्त गौरी घाट सिद्ध घाट में नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और दोनों के शव पानी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। रिया और सिमरन अपने चचेरे भाई और बहन के साथ नर्मदा स्नान के लिए पहुंची थीं। स्नान के दौरान एक बहन डूबने लगी, जिसे बचाने के चक्कर में दूसरी बहन भी डूब गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवारजन घटनास्थल पहुंच गए थे। तो मेरी भांजी फोन लगाई, बताई कि मामी छुटकी और रिया डूब गई है गौरी घाट में। तो फिर हम लोग सुने तो भगते आए। फिर हम लोग आए 9 बजे। फिर 9 बजे आने के बाद फिर हम लोग चौकी आए, आधारताल चौकी आए, रिपोर्ट करे तो बोल दिए गौरी घाट से आप लोग की कार्रवाई होगी, मेडिकल जाना पड़ेगा कल 10 बजे। मेरे को किनारे बिठा दिए थे उन लोग कि मेरी छोटी सी बच्ची हैगी, झालर नहीं उतरी तो मेरे किनारे बिठा दिए। अब उन लोग नहाने गई, उन लोग का कैसा, उन लोग डूब गए। हमें चाची का लड़का भी डूब गया था, तो वहाँ के लोगों ने हमें चाची के लड़का को जल्दी से बचा लिए। फिर उसने आके बोला कि दोनों दीदी डूब गई हैं। तब मैं फिर अपनी बच्ची को वहाँ अपने भाई को दे के जल्दी से गई, वहाँ के लोगों से विनती करी। उन लोग ने फिर ढूंढा तो 15-20 मिनट बाद उसको निकाले, तो उसके बॉडी से पानी आने निकाले और फिर वहाँ के लोगों ने कुछ मदद करी। तो हम लोग फिर मैं अपने पुलिस को फ़ोन लगाए थे, तो पुलिस और एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी, तो मैं अपने से ऑटो करके गई थी मेडिकल। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है और मामले में मर्ग कायम किया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र बड़ी मदार टेकरी के पास रहने वाले एक नाबालिग बालक की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। नाबालिग बालक चाकू के हमले में घायल हुआ था। उस पर एक नाबालिग ने ही चाकू से हमला किया था। घटना के दौरान 2 और बच्चे भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही हमला करने वाले नाबालिग बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हनुमानताल थाना क्षेत्र बड़ी मदार टेकरी के पास रहने वाले 12 वर्षीय रेहान हाशमी नामक एक नाबालिग बालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि रेहान हाशमी पर सोमवार को एक नाबालिग बालक ने चाकू से हमला किया था, जिसके बाद उसे घायल हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार की सुबह रेहान की मौत हो गई। पुलिस ने रेहान के शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उस पर हमला करने वाले नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक मोहम्मद रिहान उम्र 13 साल को चाकू लगी है, जिस पर से थाना हनुमानताल में धारा 307 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। अब जो मोहम्मद रिहान था उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, तो शव पंचनामा कार्रवाई कर आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी वजह साफ नहीं हो पाई है, आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना से रेहान का परिवार सदमे में है। परिवारजनों ने बताया कि उस पर हमला करने वाला नाबालिग बालक ठक्कर ग्राम में रहता है। संभवतः उसका और रेहान का पुराना विवाद था और सोमवार की शाम उसने रेहान को बुलाया और हमला कर दिया। इस दौरान 2 और बच्चे भी घायल हुए। हमारे घर के सामने फंक्शन चल रहा था, जिसमें फंक्शन में रिलेशन के थे उन लोगों के, तो वहाँ आए हुए थे और ये विवाद इसके पहले भी शायद हो चुका था। ठक्कर ग्राम का रहने वाला बच्चा है और ये मुझे जानकारी मिली कि बच्चा वो शायद साथ में पढ़ता भी था। बस पहले भी विवाद हो चुका था, इन लोगों का आपसी विवाद रहा होगा, पढ़ाई लिखाई के बेस में, जैसा भी है खेलकूद के बेस में। विवाद किसका है? बच्चे का। पुलिस ने घटना के बाद मामले में धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया है। रेहान की मृत्यु के बाद मामले में धाराओं का इजाफा किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।